वंदे मातरम। सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लास्ट क्लास के अंदर हमने टाइप्स ऑफ सैटेलाइट देखा था कि सैटेलाइट कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, तो वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया था। अब उसमें बस एक या दो टॉपिक रह गए हैं, फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले आप सभी को बताना चाहता हूँ कि नवरात्रा के संदर्भ में आप सभी को ऑफर दे रहा है शौर्य भारत। अब आप कोई भी अगर कोर्स परचेज करते हैं तो उसके अंदर आपको 33% ऑफ मिलेगा। डेट याद रखना, 7 से लेके 15 तक ही ऑफर वैलिड है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर क्लास को। तो लास्ट हमने देखा था सैटेलाइट, दो टाइप की सैटेलाइट हमने पूरी कर ली थी। एक थी हमारी जियो स्टेशनरी और एक थी हमारी पोलर। ठीक है, सबके डेटा मैंने आपको बता दिए थे, सबके यूज मैंने आपको बता दिए दोनों के। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि है केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ, हिंदी में भी केपलर ही बोलते हैं, केपलर के नियम। ठीक है, अच्छा, केपलर्स के जो लॉज थे वो बहुत पहले आए थे, इवन न्यूटन से भी पहले के ये लॉज है। और ये जो लॉज होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हैं? किसी को आइडिया? प्लैनेट्स। किसके लिए? प्लैनेट्स। तो ये जो लॉ होते हैं ये प्लैनेटरी लॉज होते हैं, प्लैनेटरीज लॉ। यानी कि प्लैनेट का मूवमेंट क्या है, प्लैनेट का मोशन क्या है, या प्लैनेट्स। अच्छा, ये कौन से प्लैनेट्स की बात हो रही है? जो हमारे सोलर सिस्टम में, जो सन के आसपास जितने भी प्लैनेट्स जो घूम रहे हैं, ये उनसे रिलेटेड ये लॉ है। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर है कि ये लॉ किसी और भी ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लैनेटरी मोशन जो होता है उसको समझाने के लिए है। हिंदी में बोलेंगे ग्रहों की जो गति है ना, ग्रह जो चल रहे हैं उनकी गति को समझाने के लिए हम ये नियम का इस्तेमाल करते हैं। ये नियम हमें वो चीज़ समझाते हैं। कुल मिला के इसके अंदर कितने लॉ होते हैं केपलर के? 3 लॉ। तो हम ये 3 लॉ पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसमें से आते हैं। फर्स्ट लॉ, सेकंड और थर्ड लॉ। हर लॉ का नाम अलग अलग है, तो आपको ऐसे भी याद रखना है कि फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, थर्ड लॉ क्या है, बट इन सब के नाम है। पहला लॉ जो होता है इसको लॉ ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कक्षा का नियम, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं? कक्षा का नियम। ठीक है, सेकंड होता है लॉ ऑफ एरिया, क्षेत्रफल का नियम। और तीसरा होता है लॉ ऑफ पीरियड या टाइम पीरियड। ठीक है, आवर्तकाल का नियम। तो ये कुल मिला के 3 लॉज हमें पढ़ने हैं केपलर्स के अंदर। अच्छा, यहाँ पर ऑर्बिट की बात हो रही है, एरिया की बात हो रही है, टाइम पीरियड की बात हो रही है। ये सब के सब किसके रिलेटेड है? प्लैनेट, ग्रहों के रिलेटेड है, ग्रहों की गति के रिलेटेड है। तो ये लॉ जो है ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के लिए ही एप्लीकेबल होते हैं। और ये जो लॉज थे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉज थे, बिकॉज इन्हीं की हेल्प से हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ में आई हैं जो हमारे प्लैनेट से रिलेटेड है। प्लैनेट में हमारा अर्थ भी आता है, अर्थ का मूवमेंट भी आता है, तो काफ़ी चीज़ें हम यहाँ से समझेंगे। ठीक है, चलें फिर। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ। अच्छा, फर्स्ट लॉ जिसको मैंने क्या बोला था? लॉ ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट यानी कि कक्षा का नियम। ऑर्बिट होती है जिसके अंदर कोई भी चीज घूमती है। सैटेलाइट की ऑर्बिट होती है। ऑर्बिट क्या होता है? एक पाथ होता है, एक रास्ता होता है जिसमें कोई भी ग्रह या फिर कोई भी सैटेलाइट घूमती है ना। और वो जो रास्ता होता है वो दिखता नहीं है। ऐसा नहीं कि वहाँ सड़क बनी हुई उस पर वो घूम रहा है, नहीं, वो एक अदृश्य पाथ है ना, एक इनविजिबल एक रास्ता है और वो उसी रास्ते को फॉलो करता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। ऑर्बिट जो होती है वो किसी ना किसी के आसपास बनी हुई होती है। यानी कि अगर हम सन की बात करें तो सन के जो आसपास जो ऑर्बिट है इसके अंदर सारे ग्रह जो होते हैं, हमारे प्लैनेट होते हैं, वो इसके अंदर घूमते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑर्बिट समझ में आ गया। रास्ता किनका? रास्ता प्लैनेट्स का। तो यहाँ पर अपन प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं, तो प्लैनेट्स का जो रास्ता होता है उसी को हम बोलते हैं ऑर्बिट। अच्छा, अब ये लॉ क्या बोलता है? मैंने क्या बोला था? ये जो लॉज थे इन्होंने लोगों को समझाया कि प्लैनेट का असल में हर चीज़ कैसे होती है, कैसे मूव करते हैं, कहाँ पर होते हैं, वेलोसिटीज़ क्या होती हैं, वेग क्या होते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर लोगों के माइंड में जो कन्फ्यूज़न था, जो अभी भी हम कई जगह पर उसको लेके चलते हैं एज अ, है ना। तो अब देखो ये क्या समझा, लोगों को लगा कि सन है, सन के आसपास जो प्लैनेट्स हैं वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं। लोगों को क्या लगता था कि जो सन है उसके आसपास जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो इसके सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, यानी कि वो कक्षा कैसी है? सर्कुलर है। बट केपलर ने बोला नहीं, ये असल में सर्कुलर नहीं है। उसका रीज़न बता सकता है कोई? अब केपलर वहाँ जाके देख के तो आया नहीं, उसने एक जनरल ऑब्जर्वेशंस करी हैं, उसके आधार पर उसने बोला है नहीं, ये पॉसिबल नहीं है कि ये जो ऑर्बिट है ये कैसी है? सर्कुलर है।
उन्होंने बोला ये सर्कुलर नहीं है। उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि अगर कोई भी ऑर्बिट सर्कुलर होती है और अगर सन उसके सेंटर पे है तो ये डिस्टेंस जो है वो हर जगह पर क्या है, और अगर इक्वल डिस्टेंस सन से हमारा हर समय होगा तो हमारा टेम्परेचर क्या वेरी करेगा। बहुत सिंपल सा ऑब्जर्वेशन था, केपलर वहाँ गया थोड़ी था, उन्होंने चीज़ों को समझा कि जो वेदर चेंज हो रहे हैं, सर्दियाँ गर्मियाँ, टेम्परेचर का जो वेरिएशन आ रहा है वो तभी आएगा जब हम सन से दूर और पास आ रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर हो गई थी कि ये जो ऑर्बिट हम लेते हैं क्या सर्कुलर, वो असल में सर्कुलर नहीं होती। और हम यहाँ जो भी बात कर रहे हैं ये प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं, थ्योरेटिकली में हम उसको सर्कुलर मान लेंगे बट असल में प्रैक्टिकली वो सर्कुलर नहीं है। तो क्या बोला था केपलर ने कि ये जो ऑर्बिट होती है जिसमें सारे प्लैनेट्स जो मूव करते हैं वो असल में सर्कुलर नहीं है। अगर आपने जियोग्राफी के अंदर अगर एटलस भी पढ़ी है तो एटलस के अंदर भी ये डायग्राम आपको दिखेगा कि ये सन है और ये जो ऑर्बिट्स आपको दिखेंगी ना वो ऐसे दिखेंगी। ये किसी ने किया ऑब्जर्व, सारे जो 9 जो हमारे प्लैनेट हैं उन सब की ऐसे ऑर्बिट बनी हुई है, जैसे जो पास वाला है फिर 3rd नंबर में हमारा अर्थ आता है, ऐसे चलती जाती है। तो ये ऑर्बिट ऐसे बनी हुई होती है। अभी मैं एक ऑर्बिट की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो लेट्स से अभी अपन रेड वाले पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो ये रेड वाले को देखते हैं, तो ये ऑर्बिट होती है हमारी, क्या होती है ऑर्बिट। अभी ऑर्बिट की शेप की हमें बात करनी है, क्या करनी है बात। तो लेट्स से ये मैंने यहाँ पर 2 लाइन बनाई, तो ये जो शेप होती है इसको क्या बोलते हैं, एलिप्स। क्या बोलते हैं, एलिप्स। तो इलिप्टिकल तो ये कैसी होती है ऑर्बिट, इलिप्टिकल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दीर्घवृत्ताकार। सही है, दीर्घवृत्ताकार, यानी कि ये ऑर्बिट कैसी है, इलिप्टिकल। अब ये भी जरूरी नहीं है कि उस इलिप्टिकल ऑर्बिट के सेंटर में सन है, नहीं, सन भी सेंटर पे नहीं है। जब अपन इलिप्स पढ़ते हैं तो आपने एक चीज नोट करी कि इसमें 2 तरीके की रेडियस होती है, ये वाली होती है मेजर, ये वाली होती है माइनर। तो आप अगर देखोगे कि इस मेजर एक्सिस का जो हाफ होता है उसको क्या बोलते हैं, फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। और एक इलिप्स में 2 फोकस होते हैं, है ना। तो इसने केपलर ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो सन होता है वो किसी भी एक फोकस पर होता है। अब किसी का मतलब है, अगर आप चाहो तो इसको यहाँ पर भी रख लो तो भी बात वही है, कोई इसमें फर्क नहीं आएगा। पॉइंट यहाँ पर ये है कि वो जो सन है वो किसी ना किसी एक फोकस पर है, और जो प्लैनेट जिस रास्ते पर चल रहे हैं, ये प्लैनेट का जो पाथ है वो असल में कैसा है, इलिप्टिकल, यानी कि दीर्घवृत्ताकार। तो यहाँ से हमारे 2 बड़े मिसकंसेप्शन सही हुए हैं। जो हमारी गलत फहमियाँ थी कि एक तो ऑर्बिट कैसी है, सर्कुलर है, वो नहीं है, दूसरा कि सन इसके सेंटर में नहीं है। अब आप यहाँ पर चीज नोट भी करेंगे कि कुछ जगहों पर वो प्लैनेट सन के काफी पास है और कुछ जगह पर वो सन से काफी दूर है। तो आप देखेंगे जैसे जैसे प्लैनेट सन के आसपास घूमेगा तो उसका हर पॉइंट पर टेम्परेचर का वेरिएशन आएगा। क्यों, क्योंकि उसकी दूरी बढ़ रही है फिर वापस घट रही है। बात समझ में आ रही है। तो यहां से हमने पहले लॉ से क्या समझा बताओ, इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। तो अपन बोलेंगे ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट्स आर इलिप्टिकल, दीर्घवृत्ताकार इनकी कक्षा होती है जिसमें सूर्य किसी एक फोकस पर, यानी कि सन विल बी एट एनी वन फोकस। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि फर्स्ट लॉ क्या है, इसलिए इसको लॉ ऑफ क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। कि हम बोलेंगे कि जो ये प्लैनेट्स होते हैं, तो ये रफ नहीं चल, तो ये जो प्लैनेट होते हैं इनकी जो ये ऑर्बिट होती है ये कैसी होती है, इलिप्टिकल। और रही बात सेकंड चीज, किसमें सन कहाँ होता है, सन एट फोकस। ठीक है, सन कहाँ होता है, फोकस पर। फिर आप चाहो तो एक छोटा सा डायग्राम बना लेना। यहाँ पर ये हमारा सन है, एक फोकस पे बन जाएगा सन, तो ये हमारा सन हो गया और ये हमारा प्लैनेट हो गया जो इस पे मोशन कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट लॉ, कोई मैथमेटिकल नहीं है इसमें, सिंपल सा लॉ ऑफ ऑर्बिट है कि जो प्लैनेट्स की जो ऑर्बिट है वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है और सन किसी एक फोकस पे है। ठीक है, तो पहला मिसकंसेप्शन दूर क्या हुआ कि जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर नहीं है और जो सन है वो हमारे सेंटर पे नहीं है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर, जिसको हम लॉ ऑफ ऑर्बिट यानी कि कक्षा का नियम कहते हैं। क्लियर, गुड आफ्टरनून अभय, ऑल डन। चलिए सेकंड पे चलें, चलें सेकंड लॉ पे। ओके, लेट्स मूव ऑन टू सेकंड लॉ।
अच्छा, सेकंड लॉ की बात करते हैं। नाम क्या बताया था मैंने? लॉ ऑफ एरिया। अब ये थोड़ा सा डिटेल्ड अच्छे से समझना, ठीक है? एक तो ये नहीं चल रहा है इसका, लॉ ऑफ एरिया। अच्छा, अब समझते हैं सबसे पहले एरिया यहाँ पर क्या है। हर चीज़ यहाँ प्लैनेट से रिलेटेड है, तो लेट्स से इसको मैं एक डायग्राम से समझाता हूँ। ये हमारी ऑर्बिट है, यहाँ पर अभी सन है, ठीक है? एंड लेट्स से अभी मेरा एक प्लैनेट है वो यहाँ है, ठीक है? ओके, ये मैं एक्सिस बना देता हूँ। ओके, लेट्स से मेरा एक प्लैनेट है जो अभी इस पोजीशन पे है। लेट्स से ये पोजीशन ए है। कुछ टी समय तक मैंने इस प्लैनेट के मोशन को नोट किया और ये प्लैनेट टी समय में ए से बी आ गया। टी टाइम कुछ भी हो सकता है, 1 मंथ, 2 मंथ, 1 ईयर, 1 आवर, बेसिकली कुछ भी टाइम टी है। उसमें मैंने क्या देखा कि ये प्लैनेट यहाँ से यहाँ तक चला गया। अब हमने क्या किया, जब प्लैनेट ए पे था वहाँ पर मैंने सन से एक लाइन खींची, और जब ये प्लैनेट बी पे आया तो मैंने सन से एक लाइन खींची, ठीक है? तो आपको क्या बताना है कि टी समय में इसने एरिया कितना काटा, एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट, यानी कि इस ग्रह के द्वारा कितना क्षेत्रफल उसने काटा सन के रेफरेंस से। सो दिस इज योर एरिया, सही है? तो ये जो एरिया है, लेट्स अब इसको मैं बोल देता हूँ A1, ठीक है? चलो, अब मैंने यहाँ पर इसको भी नोट किया, वापस इसी प्लैनेट को मैंने यहाँ पर नोट किया, और समय मैंने क्या रखा, सेम रखा। लेट्स से ये पॉइंट है C और ये पॉइंट है D। अब मैंने अगेन उसको C से D तक ऑब्जर्व किया, तो उसने फिर कुछ एरिया यहाँ पर उसने स्वेप किया, कुछ एरिया उसने काटा। लेट्स से ये एरिया कितना है, A2। फिर हम एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया, पर अभी भी मेरा टाइम क्या है, सेम है। टाइम मैं सेम रखता हूँ, अदरवाइज मैं पॉइंट अलग अलग लिख रहा हूँ, ठीक है? और एक पॉइंट मैं यहाँ ले लेता हूँ, और अभी भी टाइम कितना है। तो मैंने अलग अलग टाइम में इसके अलग अलग एरिया देखे। A3, ये कितना हो गया, A4। तो अकॉर्डिंग टू केपलर सेकंड लॉ की जो एरिया इसने स्वैप किया है, एरिया जो इसने काटा है टी समय के अंदर, वो हर पॉइंट पर सेम होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लेंथ सेम है। आप देख पा रहे हो कि ये एरिया थोड़ा सा पतला है, पर ये उससे ही पतला है, ये थोड़ा सा विड्थ में ज़्यादा है, ये विड्थ में सबसे ज़्यादा है, बट इसकी हाइट कम है। मैं एरिया की बात कर रहा हूँ, अंदर का जो इसका एरिया है उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो एरिया वैल्यू में क्या है, हर जगह सेम है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये ज़्यादा एरिया, ये कम एरिया, ऐसा कुछ नहीं है। एरिया स्वेप्ट इन टाइम टी, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टाइम सेम है। क्या सेम है? अगर आपने 1 मंथ का टाइम लिया तो 1 मंथ का टाइम यहाँ पर लिया, यहाँ पर लिया, यहाँ पर लिया, यहाँ पर लिया। उस 1 मंथ में ये यहाँ से यहाँ तक गया, उसमें यहाँ से यहाँ तक गया, उसमें यहाँ से यहाँ तक, उसमें यहाँ से यहाँ तक। सब में जो एरिया इसने स्वैप किया है वो सब क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। और यही हमारा लॉ कहता है। इसका मतलब क्या होता है कि एरिया क्या है, कांस्टेंट है। क्या है? अब बात यहाँ से आती है, सर इससे हमें क्या सीखने को मिला, ये हम क्यों कर रहे हैं, एरिया स्वैप से क्या मतलब है? अब होता ये है कि अगर प्लैनेट को एरिया अगर सेम स्वैप करना है हर टी टाइम के अंदर, तो उसको अपनी स्पीड को चेंज करना पड़ता है। तो दूसरा हमारा मिसकंसेप्शन, गलतफहमी क्या थी कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो सेम वेलोसिटी से चलते हैं, और अभी हम उसको एज्यूम करते भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम इसको एज्यूम नहीं करते, बट प्रैक्टिकल अगर बात करें तो हमें क्या लगता है कि जो सन का जो स्पीड है या मार्स की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, जो कि गलत है। केपलर ने बोला नहीं, स्पीड भी कांस्टेंट नहीं है, यानी कि ये जो स्पीड होती है ये भी हर पॉइंट पर बदलती है। तो अगर उसको अपने एरिया को कांस्टेंट रखना है तो वो अपनी स्पीड को क्या करता है, वेरी करता है, चेंज करता है। कभी वो अपने आप को तेज करता है, कभी वो अपने आप को धीरे करता है। वो मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे करता है। बट यहाँ से क्या समझ में आया कि जो वेलोसिटी होती है वो क्या करती है, वेरी यानी कि बदलती है। जो हर प्लैनेट का जो वेग होता है वो हर पॉइंट पर क्या होगा, अलग अलग होगा। जब वो सन के पास आता है तो अलग होगा, सन से दूर होता है तो अलग होगा, इन पॉइंट्स पर होगा तो अलग होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर एरिया का कॉन्सेप्ट समझ में आया। द एरिया स्वैप बाय ईच प्लैनेट इन टाइम टी इज ऑलवेज कांस्टेंट, यानी कि किसी ग्रह के द्वारा टी समय में काटा गया क्षेत्रफल हमेशा नियत रहता है, और उस नियत को रखने के लिए वो अपने वेग को क्या करता है, वेरी करता है, यानी कि बदलता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। बट अभी लॉ खत्म नहीं हुआ है, अभी इसके और आगे चलेंगे, गणितीय रूप समझेंगे इसका क्या है। चलो इसको एक बार लिख लो। तो हमारा लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है, एक लाइन में आप चाहो तो लिख लेना, खुद की लैंग्वेज में लिखना, बिकॉज ये नोट्स हैं, आपको डेफिनेशन नहीं पूछेंगे। एरिया स्वेप्ड इन टाइम टी बाय एनी प्लैनेट इज कांस्टेंट।
टी टाइम के अंदर एरिया स्वेप्ड बाय एनी प्लैनेट इज ऑलवेज कांस्टेंट, और ड्यू टू विच दे हैव टू चेंज, तो वो अपना क्या चेंज करते हैं, वेलोसिटी, और उसी को मेंटेन रखने के लिए वो अपनी वेलोसिटी को चेंज करते हैं। अभी हम ये समझेंगे कि वेलोसिटी कब ज़्यादा होती है कब कम होती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। दैट इज़ द सेकंड स्टोरी ऑफ दिस लॉ। फर्स्ट स्टोरी तो यहाँ तक समझ में आ गई, एरिया से रिलेटेड। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि ये जो लॉ है ये किस कंजर्वेशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केपलर्स लॉ का, पर्टिकुलर ये लॉ का। और ये 100% कई बार पूछा गया है, एग्जैक्ट जो मैं लाइन बता रहा हूँ कि केपलर सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन विच कंजर्वेशन लॉ, किस संरक्षण के नियम को ये फॉलो करता है, और वो होता है, किसी को आइडिया है, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग संरक्षण के नियम को ये फॉलो करता है। अच्छा, क्या होता है कोणीय संवेग संरक्षण, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन? कुछ भी होने से पहले, होने के बाद एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये बताया था। चले अब मैं नेक्स्ट स्टोरी पे चलता हूं, ठीक है, अब इसको लिख लेना, ठीक है। अब यहां से पॉइंट अगला आता है कि दिस लॉ फॉलोज, ये इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, नहीं एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि यहाँ बॉडी रोटेट कर रही है, घूम रही है ना। एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर क्या रहता है, कंजर्व रहता है, सेम रहता है। अब मुझे बताओ एंगुलर मोमेंटम को हम कैसे डिनोट करते हैं, एल से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आई ओमेगा। वेरी गुड। अच्छा, अब इसको थोड़ा ओपन करते हैं। अब मैं बोल सकता हूं कि आई ओमेगा कांस्टेंट है, क्योंकि अगर एल कांस्टेंट है दैट मीन्स आई ओमेगा इज कांस्टेंट। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, I is inversely proportional to omega, yes or no? अच्छा, this is not W, this is omega. Omega is what? Angular velocity, कोणीय वेग। I क्या होता है, जड़त्व गुण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, अब थोड़ा सा और इसको ओपन करते हैं। I को मैं क्या लिख देता हूँ, mr स्क्वायर। अच्छा, वेयर व्हाट इज m, उस प्लेनेट का मास। r क्या है, इट्स नॉट रेडियस, इट इज अ डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन, सन से इसका जो ये डिस्टेंस है r, ये r है। क्लियर है, सबको समझ में आया? अच्छा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/ओमेगा। हमें पता है v इक्वल्स टू क्या होता है, तो ओमेगा किसके बराबर हो गया, यहाँ पुट करेंगे तो ये r ऊपर चला जाएगा, ये कैपिटल R ही चल रहा है, तो एक r से एक r गया, तो कुल मिला के हमारा देखो m तो कांस्टेंट होता है, तो r और v का क्या रिलेशन आया। सो ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। अब यहाँ पर ये v कौन सा है, लीनियर वेलोसिटी है, कौन सा वेग है, तो ये जो प्लेनेट यहाँ पर मूव कर रहा है ये इसकी वेलोसिटी है। क्लियर है, ये प्लेनेट की वेलोसिटी है। तो आपको क्या चीज इससे समझ में आई कि r और v का रिलेशन है, यानी कि अगर जिसका r ज्यादा होगा v और वाइस वर्सा, यानी कि r कम तो v ज्यादा। अब मुझे बताओ इससे आपको क्या समझ में आया कि मैंने आपको पहले बोला था कि प्लैनेट अपनी वेलोसिटी को चेंज करता है। नाउ दैट चेंज विल डिपेंड ऑन व्हाट, नॉट रेडियस, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट। तो यहां से हमारा दूसरा मिसकंसेप्शन दूर हुआ। पहली चीज तो अगर सर्कल ही मानते हम उसको, तो पहली बात तो ये पॉइंट ही नहीं आता, क्योंकि सर्कल में फिर r तो सेम रहता, तो आप बोलोगे v भी सेम है, बट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो सर्कल नहीं है। दूसरा चीज, सन भी सेंटर पे नहीं है, तो r तो कांस्टेंट होने का सवाल ही नहीं है। r मतलब डिस्टेंस, प्लैनेट और सन के बीच में कभी भी सेम नहीं होता, और अगर वो सेम नहीं होता तो v कैसे सेम होगा। बात समझ में आ गई? तो क्या समझ में आया कि जितना वो प्लैनेट सन के पास होगा उतना ही वो तेज चलेगा, और जितना वो। अब आपको समझ में आया कि यहां पर ये इतना ज्यादा इसने डिस्टेंस कैसे कवर कर लिया और यहां पर कम किया, क्योंकि वहां उसकी स्पीड, क्योंकि दोनों में मैंने टाइम तो सेम लिया था। मेरी बात समझ में आ रही है? वहां पर मैंने टाइम लिया था 1 आवर फॉर एग्जांपल, यहाँ भी 1 आवर ही लिया है, तो 1 आवर में वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही ट्रेवल किया, बट यहाँ पर वो 1 आवर में इतना चल गया। तो दैट मीन्स व्हाट, वहां पर उसकी स्पीड ज्यादा है, वहां पर स्पीड उसकी कम है। समझ में आ गया? अब लिंक बैठ गया। तो लिंक यहां से ये बैठता है कि r और v का रिलेशन यहां से इंपॉर्टेंट है। तो जितना ज्यादा प्लैनेट दूर होगा उतना उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। अब आपको इससे ये चीज समझ में आती है कि जो सीजन्स भी चेंज होते हैं दैट इज ऑल्सो नॉट कॉन्स्टेंट।
विंटर्स का ड्यूरेशन, समर का ड्यूरेशंस, और जब हमारा नॉर्मल टेम्परेचर रहता है उसका ड्यूरेशन सब वेरी करता है। ऐसा तो नहीं सब 2-2 महीने चलते हैं, वो भी वेरी करता है। विंटर्स जो होती हैं वो जल्दी निकलती हैं एज़ कंपेयर टू समर या फिर जो नॉर्मल हमारा टेम्परेचर है, क्योंकि जब विंटर्स का टाइम होता है ये यहाँ पर रहता है, जैसे पास आता है तो गर्मियों का जो समय होता है, क्योंकि गर्मियाँ जो होती हैं वो पर्टिकुलर 2-3 महीने चलती हैं, फिर वो नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है। तो गर्मियों की ड्यूरेशन एज़ कंपेयर टू ये ड्यूरेशन कम है, क्योंकि यहाँ जल्दी प्लैनेट निकल जाएगा। क्लियर है? तो डिपेंड करता है कि कौन सी सरफेस इसके सामने है, कौन सी नहीं है, है ना। पॉइंट मेरा ये है कि इसकी वजह से सीज़न भी वेरी करते हैं। सीज़न का जो ड्यूरेशन होता है वो भी कांस्टेंट नहीं होता है, आप सभी को पता है, तो वो वेरी भी इसके अकॉर्डिंग ही करता है। ठीक है, चलो इसको उतार लो। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गई, तो आर को यहाँ पर मैं कर देता हूँ अगर आप कंफ्यूज हो जाओ। फॉर एग्जाम्पल, तो आर हमारा है डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट। प्लैनेट और सन के बीच का डिस्टेंस है आर। वी क्या है? ये आपने पढ़ा था, वो ये लॉ पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ लॉ, इस क्लास में थे क्या आप? ये फॉर्मूला पढ़ा था, ये पढ़ा है? वही फॉर्मूला है, बस कांस्टेंट हो गया ना। देखो कंजर्वेशन किसका हो रहा है, मतलब वो कांस्टेंट है, वो बदल नहीं रहा। तो अगर L कांस्टेंट है तो L को मैंने कांस्टेंट रख दिया, L को कांस्टेंट रख दिया तो I उधर चला गया। समझ में आ गया? मतलब ओमेगा उधर चला गया, तो I इज इक्वल्स टू C अपॉन ओमेगा। C तो कांस्टेंट है, उसको हटा के मैंने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन लगा दिया। ओके, सो दिस इज अबाउट सेकेंड लॉ ऑफ केपलर, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ, क्या हुआ, कम करना है टेम्परेचर, मतलब गर्मी लगी ठंड लग रही है तो कम करना होता है ना। हंस क्या रहा है? फुल है, मतलब इससे कम नहीं होगा, टेम्परेचर कम करना है ना। कॉन्सेप्ट इस हमारे क्लियर नहीं है। किसी को एसी ज़्यादा कर दे वो टेम्परेचर बढ़ा देगा। ओके, समझ में आ गया? क्लियर है सभी को? चलें थर्ड लॉ पे। हाँ सर, एक क्वेश्चन आया था। हाँ जी, हाँ जी। कि सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून, तो टाइम मतलब उसका ज्यादा लगेगा, तो वो इधर होगा, तो उधर गर्मी होती है 21 जून। हाँ, तो इधर की साइड है, तो वहाँ स्लो चल रहा है ना, सन का डिस्टेंस ज्यादा है, तो उधर गर्मी क्यों है फिर? मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। जून के टाइम इधर होगा ना वो। हाँ। आप कहते हैं कि वो दिन किधर? हाँ, मतलब वो सर्दियाँ हैं, वो सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया। हाँ, फिर बोलो। 21 को 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। हाँ। तो टाइम उसका ज्यादा हो गया। ड्यूरेशन तो वो तो उसमें है ना, रोटेशन की बात हो रही है वो तो। आप जो देखो, जो ड्यूरेशन की बात हो रही है 24 आवर्स ज़्यादा होता है, वही कह रहे हो ना, वो तो रोटेशन से होता है, रेवोल्यूशन से नहीं होता है। जो सन के आसपास घूम रहा है दैट इज़ रेवोल्यूशन, वेदर चेंज होना, डे का चेंज होना, उसकी डे की लेंथ होना, वो तो उसके रोटेशन से डिपेंड करता है। तो सर एक और क्वेश्चन है। हाँ। जैसे सन के ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो हाँ। ये और ये ऐसे A B C D। हाँ, ये क्वेश्चन आया हुआ था। हाँ, वो बड़ी डिस्टेंस और सबसे छोटी डिस्टेंस कौन सी होगी? सबसे नहीं पूछिए, ये क्वेश्चन आया था कहाँ पर सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होगी, ये क्वेश्चन भी याद है मुझे, मैं बताता हूँ अभी। चलो आगे क्वेश्चन बताता हूँ आपको। ये वाला क्वेश्चन था, ऐसे आपको दिया हुआ है, यहाँ सन दिया हुआ है और आपको 4 पॉइंट दिए हुए हैं, एक A, एक B, एक C, एक D, ऐसे कुछ था। थोड़ा सा ये सी इधर कर देते हैं क्योंकि फिर सेम हो जाएगा वो। अब ये क्वेश्चन ये था कि सबसे ज़्यादा वेग कहाँ होगा इस प्लैनेट का, वेलोसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, तो सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, तो वो ये क्वेश्चन था, ये डिस्टेंस वाला। ये नहीं था। सन से डिस्टेंस कह रहे हो, आप क्या कह रहे हो? डायरेक्ट एक इलेक्ट्रिकल सर्कल बना दिया, फिर उसके अंदर ऐसे 2 लाइनें बना दी, फिर कहा ABCD पॉइंट बना दिया। हाँ। फिर कहा इनमें से सबसे छोटी डिस्टेंस कौन सी है? जिसमें सन के ज़्यादा पास होगा वो तो सिंपल सा मेरे। सन वगैरह कुछ था ही। तो फिर फोकस से देख लो ना, फोकस से जिसका डिस्टेंस सबसे कम होगा वो डिस्टेंस कम है। आपको कह रहे हो कि ऐसे बनाया था और यहाँ पॉइंट दे दिए ABC, यूँ कह रहे हो? फोकस नहीं था ना, पर ये 2 पॉइंट बनाए हुए थे। हाँ, बस। तो बस फोकस अगर आप इसको मान रहे हो तो फोकस से जो पॉइंट पास में होगा वो डिस्टेंस कम होगा। इसमें बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपको इसको सेंटर नहीं मानना है। सन को आप किस पे रखोगे? फोकस पे। क्वेश्चन एक बार मुझे दिखा भी देना वो, ठीक है। चलें थर्ड लॉ पे आते हैं।
थर्ड लॉ का नाम मैंने क्या बताया था? लॉ ऑफ पीरियड बोलते हैं, लॉ ऑफ टाइम पीरियड एक ही बात है, हिंदी में बोलते हैं आवर्तकाल का नियम। अच्छा, यहाँ पीरियड किसकी बात हो रही है? प्लैनेट की। हर चीज़ यहाँ प्लैनेट से रिलेटेड है। अच्छा, टाइम पीरियड क्या होता है? एक चक्कर काटने का समय, 1 राउंड का जो टाइम होता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो लेट्स से ये बहुत अच्छा लॉ है, इस पर मैं आपको 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा जो डायरेक्ट आते हैं। समझ लो ये आपका एलिप्टिकल पाथ है, ये आपका सन है, ठीक है, बात नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई प्लैनेट है टी, मतलब सॉरी ए, ठीक है। अब ये जो ए प्लैनेट है ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और वापस इधर इस पॉइंट पर आ गया। लेट्स से पॉइंट है पी, तो ये ए प्लैनेट पी पॉइंट से स्टार्ट हुआ और वापस पी पॉइंट पर आ गया, इसको कुछ टाइम लगा टी, है ना। वैसे हमारा कितना होता है अर्थ का? 365 डेज। हमारे जो टाइम पीरियड है यानी कि एक पूरा राउंड काटने का जो टाइम है वो कितना है? 365 डेज। अब वो जो रिलेशन आपसे पूछते हैं कि अब आपको क्या लगता है कि ये जो v है, आपको अभी मैंने बताया कि v तो चेंज होता है। अगर जस्ट इमेजिन करो एक जो घड़ी है, घड़ी की जो स्पीड होती है वो तो कांस्टेंट है, तो आपको पता है कि उसका टाइम पीरियड ओवरऑल इतना है ना। बट अगर मैं बोलूँ घड़ी की जो स्पीड है वो भी हर पॉइंट पे बदल रही है, तो हर पॉइंट पे उसका टाइम पीरियड भी बदल रहा है। अगर घड़ी तेज चल रही है, अगर घड़ी फास्ट चल रही है तो टाइम पीरियड उसका कम होगा, यानी कि वो सॉरी फास्ट चल रही है ना तो ज़्यादा होगा, हाँ स्लो होगा मतलब जल्दी वो राउंड पूरा कर लेगी। और अगर वो स्लो चल रही है तो टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, यानी कि अब उसको एक चक्कर काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उसकी स्पीड कैसी है। तो इसका मतलब स्पीड के वेरी होने से टाइम पीरियड भी वेरी होता है, दैट इज़ वेरी एविडेंट। ये हम क्लॉक से भी देख सकते हैं। अगर आज घड़ी स्लो चलेगी तो आपका वो पूरा राउंड बहुत धीरे काटेगी, है ना। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर होती है कि प्लैनेट की हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि जो स्पीड है वो वेरी करती है। बट जो प्लैनेट की स्पीड वेरी करती है उसके पीछे का रीज़न क्या है? आर। बेसिकली डायरेक्टली इनडायरेक्टली रीजन क्या है? आर, यानी कि उस प्लैनेट का सन से जो डिस्टेंस है उसी की वजह से तो वी बदल रहा है। तो पॉइंट मेरा ये है कि ये डिस्टेंस अगर आर है, टाइम पीरियड टी है, तो इन दोनों में एक रिलेशन होता है। किसके बीच में होता है? आर और टी के बीच में, और ये रिलेशन होता है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। ये हमने और कहाँ पढ़ा था? सैटेलाइट के केस में। बट मैंने वहाँ पर आपको बोला भी था ये केपलर के थर्ड लॉ में भी यही होता है, पर ये पर्टिकुलरली हम यहाँ पर सिर्फ प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं। ऑटोमेटिकली हमारा जो सैटेलाइट है वहाँ पर भी यही रिलेशन आया था। मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि दोनों में उसको मैं केपलर लॉ नहीं बोल सकता, ठीक है, बिकॉज वहाँ पर वो सैटेलाइट की बात कर रहा था। बट यहाँ पर ये किसकी बात कर रहा है? स्पेसिफिकली प्लैनेट्स की। तो यहाँ से क्या चीज़ समझ में आई? आर जिसका ज़्यादा होगा, टी उसका, और वी कम। बात सही है ना? आर और वी का रिलेशन तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनली है। तो जिसका आर ज्यादा, यानी कि जितना प्लैनेट सन से दूर उतना उसका वी कम, जितना वी कम उसका टाइम पीरियड उतना ज्यादा। तो यहां से एक चीज समझ में आती है कि जो आर है उसके ये टी का भी रिलेशन हमें समझ में आ गया। बस अब ये जो इंपॉर्टेंट है ना, इस पे क्वेश्चन बहुत, 2 तरीके क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, डायरेक्ट उसके आपको आंसर आने चाहिए। बस यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इस पावर का अच्छे से ध्यान रखना। टी के ऊपर स्क्वायर आता है, आर के ऊपर क्यूब आता है, इसको ऐसे मत लिख देना। ऑल्दो दोनों का मतलब एक होगा बट जो अमाउंट है वो बदल जाएगा। क्लियर है ना? ये तो समझते हो ना? अगर मैं टी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर लिखता हूँ तो अगर आर को डबल करूंगा तो टी 4 गुना बढ़ेगा, 4 टाइम्स इंक्रीज होगा। तो वो तो समझ में आता है कि इस प्रोपोर्शन का मतलब होता है अगर एक बढ़ेगा दूसरा ही बढ़ेगा, बट वो कितने अमाउंट से बढ़ेगा, तो इसलिए ये पावर इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, अभी मैं उसी के ऊपर आता हूँ जो क्वेश्चन आए हुए हैं डायरेक्ट एग्जाम में। चलें, तो इसको बोलते हैं टाइम पीरियड का जो लॉ होता है केपलर का थर्ड लॉ। अब इस पे 2 तरीके के वेरिएशन वाले क्वेश्चन आते हैं, एक आता है अर्थ और सन वाला, एक आता है मून और अर्थ वाला। ठीक है, दोनों मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, चलो आगे। अच्छा, अब ये क्वेश्चन ऐसे आता है, आपको बोलते हैं कि लेट्स से ये हमारा अर्थ है, ये हमारा सन है, ठीक है, ये इसके आसपास घूम रहा है। लेट्स से अभी जो टाइम पीरियड है, लेट्स से दोनों का डिस्टेंस कितना है? आर है, एंड इसका जो टाइम पीरियड है टी है। ऑल्दो हमें पता है कि टाइम पीरियड कितना होता है? 365 डेज, सबको पता है। अब वो बोल रहा है फॉर इंस्टेंस ये जो आर है इसको हमने डबल कर दिया। क्या कर दिया? यानी कि अब ये जो अर्थ है ये सन से डबल डिस्टेंस पर हो गया। अब आपको पहली चीज तो ऐसे क्वेश्चन में आर कितना है उससे कोई मतलब नहीं है।
आर तो वैसे ही कट जाएगा, अभी आप देखना। तो अब आपको क्या बोल रहा है कि आर को मैंने क्या कर दिया, तो ऑब्वियसली बात है कि अब टाइम पीरियड ही बदल जाएगा। तो टाइम पीरियड कितना हो गया? अच्छा, पहली चीज तो क्लियर है, टी बढ़ेगा कि घटेगा? टी बढ़ेगा, क्योंकि स्लो हो जाएगा और प्लान है, ठीक है। चलो, अब ये पूछा गया है कि ये टी डैश जो है ये इस टी का कितना टाइम से, तो ये 2√2 टाइम से। बहुत सिंपल है, रिलेशन क्या लगेगा, t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर r1 का क्यूब अपॉन, बस पहले मेरा t1 मतलब पहला टाइम t था, अब कितना है ये निकालना है मुझे, दोनों में स्क्वायर लगा दिया। पहले r था, अब कितना हो गया, डबल, डबल करोगे तो 2 का भी क्यूब होगा, तो 8 r क्यूब से r क्यूब गया, तो t डैश स्क्वायर किसके बराबर हो गया, बेसिकली दोनों तरफ रूट कर दो ना, तो रूट करेंगे तो वो हो जाएगा √8। √8 कितना होता है, 2√2, तो ये बच जाएगा t अपॉन टी डैश इक्वल्स टू 1 अपॉन, तो बेसिकली हमारा t डैश कितना आ गया, 2√2 टाइम्स ऑफ। तो ये आप चाहो तो डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, क्योंकि डबल ही पूछ रहे हैं मैक्सिमम टाइम। अब यहाँ पर आप चाहो तो इसको दिन में बदल सकते हो, कैसे, एक चक्कर काटने का टाइम पीरियड कितना है, 365, सो 365 इंटू 2√2 अप्रॉक्स कितना आएगा, अंदाजा लगाओ, अप्रॉक्स 2√2 कितना होता है, 1.4 इंटू 2 करोगे तो ये हो जाएगा आपका अप्रॉक्स 1000 कुछ आएगा समथिंग, इसको होगा ना, कितना आएगा देखो, मैं आपको बस निकाल के बता रहा हूँ, आपको एक फीलिंग भी ज़रूरी है बतानी, कितना आ रहा है, निकालो इतना टाइम, तुम्हारे पास तो पेन है, चलो अच्छा 2 इंटू 1.4 कितना होता है, 2.8 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 365 डेज से, ठीक है, तो ये आ जाएगा, हाँ मतलब 1000 कुछ आएगा, 365 1022 कितना आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है। अच्छा, इसका मतलब अब एक साल कितने का होगा, अब समझ में आ रहा है। देखो अभी अपना एक साल होता है 365 डेज का, अब एक साल कितने दिनों का होगा, तो लगभग 3 टाइम्स का 1 ईयर होगा। तो अभी अगर कोई इंसान 3 साल का है तो काउंट उसका वो एक ही होगा। अब समझ में आई बात, ये सारी चीज़ होती है। ऑल्दो ऐसा कभी होगा नहीं कि R डबल हो जाएगा, इतना आसान नहीं होता हर चीज़ को, बट हम एज्यूम करके चलते हैं कि हो जाए तो क्या टाइम पीरियड पे फ़र्क पड़ेगा। क्लियर है। अच्छा, अब इसी का एक रिवर्स क्या होता है, हाफ। अब आपको बस सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है कि अगर 2 आता है तो 2 का क्यूब 8 का रूट 2√2। जब हम R को घटाते हैं तो T भी घटता है। तो अगर जब बढ़ता है तो 2√2 टाइम बढ़ रहा है, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, 1/2√2। वापस करने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर मैं अब आपको बोल दूं कि R हमारा हाफ हो गया, यानी कि अब अगर हमारी डिस्टेंस उससे आधी हो गई, तो हमारा टाइम पीरियड बढ़ेगा घटेगा, घटेगा। और वो अब कितना घटेगा, तो वो T/2√2 हो जाएगा। और अगर मैं इसको अब कैलकुलेट करूं कितना आएगा, अब मैं डिवाइड किससे करूंगा, 365 को, तो लगभग ये आ जाएगा आपका 365। वैसे आपसे पूछेंगे नहीं, मैं आपको एक एग्जैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो 2.8 से इसको मैं, तो ये आ जाएगा लगभग 130 दिन। कितने आ जाएंगे, 130। अब ये एक साल कितने का है, आप समझ में आया। अभी आपकी एज क्या होती है इस हिसाब से, क्योंकि एक साल सिर्फ 130 दिन का है, तो जस्ट आप उसका 3 टाइम्स कर लो, है ना। तो ये चीज़ है, मैं तो अभी कितना होता पता नहीं, बात समझ में आ रही है। सीधा 3 टाइम्स करनी है। अगर कोई 20 साल का है तो सीधा वो 60 साल, एज पर दिस डेटा। क्लियर है, मतलब 60 बार मतलब वो चक्कर काट चुका है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि सन के केस में ये 2 ही केस पूछे जाते हैं, डबल वाला और हाफ वाला। अगर आपको वो दिनों में पूछ रहा है तो आपको पता है क्या करना है, अगर सिर्फ टाइम्स में पूछ रहा है तो भी आपको पता है क्या करना है। बस ये ध्यान रखना कि बढ़ता कब है और घटता कब है। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि 2√2 डिवाइड कब होगा और मल्टीप्लाई कब होगा, तो यहाँ मत गलती करना।
सीधे से याद रखना, आर बढ़ता है तो टी भी बढ़ता है। जो बढ़ने वाले केस में इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और घटने वाले केस में इसको डिवाइड करना है। अब ये सेम टू सेम क्वेश्चन आता है मून और अर्थ के टाइम में भी, ठीक है। आगे चलूं, अब देखो मून और अर्थ के केस में क्या डिफरेंस होता है। ऑल्दो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपको बुक्स में भी, कई बुक्स में दिखेगा ये, ठीक है। इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक मून जो होता है वो अर्थ के जो आसपास घूमता है, इसका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, लगभग 27 दिन का। कितना होता है, 27 डेज में एक मून राउंड काटता है। तो अब आप इसमें भी वो सेम सारे लॉजिक रखोगे। अगर मैं बोलता हूं कि आर को डबल किया तो क्या करोगे, 27 इंटू, अगर आर को हाफ किया तो उसमें तो कोई फर्क ही नहीं आएगा ना। कोई भी प्लैनेट ले लो, अगर आप डबल करते हो या हाफ करते हो तो ये तो रहेगा ही रहेगा। ऑल्दो मैं आपको रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट ये ज़्यादातर पूछा जाता है। अगर 3 टाइम करेंगे तो क्या फ़र्क आएगा, फिर 27 का रूट होगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। वो तो आप बस करते जाओ, वैल्यूज़ रखनी है बस। अब पहले अपन ने 2 का क्यूब किया था, अब किसका क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब। फिर 3 का क्यूब करने के बाद उसका रूट करेंगे। पर ज़्यादातर जो बता रहा हूँ, मैक्सिमम 99% केस में डबल से आगे नहीं जाते, बिकॉज उनको ही पता है ये कैलकुलेशन यहाँ पर मुश्किल हो जाएगी। क्यूब करना फिर उसका रूट करना, समझ रहे हो ना कितना डिफिकल्ट काम है। तो आपको उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना है कि वो इतना डेटा नहीं देते जिसमें आपको इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बट आपको ये ध्यान रखना है, डबल वाला और हाफ वाला मैक्सिमम टाइम पूछते हैं। चलिए ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा रह गया है, एक बार उसको कर लेते हैं टॉपिक जो मैंने वहाँ पर मिस कर दिया था। ठीक है, चले आगे। एक टॉपिक इसमें यह आता है जिसको बोलते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन कौन सी एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, अब ये क्या एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपको कहीं बुक्स में दिखेगा तो उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। ये कह रहा है कि लेट से एक अर्थ है, इसकी सरफेस पे यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम h हाइट पर ले गए। कितनी हाइट पे ले गए, h हाइट पे। और ये जो हाइट है वो n टाइम्स ऑफ r है। क्या है, मतलब हो सकता है रेडियस की डबल हाइट हो, रेडियस की 3 टाइम्स हो, रेडियस की आधी हो। पॉइंट मेरा ये है कि n यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। हाइट जो है वो रेडियस के लगभग इक्विवेलेंट है, यानी कि डबल 4 टाइम्स हमने उसको उसमें कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और ये तो हमारी अर्थ की रेडियस है ही है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट होते हैं, एक तो ये वाला पॉइंट, इसको मैं A बोल देता हूँ, इसको मैं B बोल देता हूँ। तो मुझे पूछा गया है चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी इन टर्म्स ऑफ n। बात समझ में आ रही है, आपको बुक्स में कई जगह फॉर्मूला डायरेक्ट दिखेगा। अब मुझे बताओ इस पॉइंट पर इसकी एनर्जी कितनी है। लेट्स से इसका मास m है, पार्टिकल का मास स्मॉल m है, तो बताओ क्या बनेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी एट A माइनस जी एम स्मॉल m अपॉन, क्लियर है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B माइनस जी एम स्मॉल m अपॉन r प्लस एन आर। सही है। अब बताओ हमें क्या निकालना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये होता है h माइनस r, मतलब बेसिकली a b माइनस a। समझ में आ गया, चेंज क्या होता है b माइनस a। बस ये ध्यान रखना दोनों माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां रखो। अच्छा, b क्या है, a क्या है, ये। अब बताओ क्या करेंगे, दोनों को रखो। तो देखिए ये क्या बनेगा, ये कितना है b, ये वाला, तो माइनस जी स्मॉल m कैपिटल M, r कॉमन आ गया, n+1 या 1+n जो भी है। ठीक है, इसको हम कर देते हैं, फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा इसमें। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, a कितना है, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। ये प्लस समझ में आया कैसे आया, ऑलरेडी इसके साथ माइनस था और ये माइनस माइनस प्लस। इसको मैं रीअरेंज करता हूँ तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ, जी एम स्मॉल m, r मैंने कॉमन ले लिया, पूरा ही कॉमन ले लिया। इसको मैंने पहले आगे लिख दिया, उसको मैंने पीछे लिख दिया और उसमें से कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस 1 अपॉन, क्लियर है। चलो इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है ये n+1 माइनस 1, 1 से 1 गया तो ये बन गया g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r ब्रैकेट में
n upon n plus 1. So this is your answer. अच्छा, माइनस में प्लस में चल रहा है बिकॉज दिख रहा है ना, ऑलरेडी प्लस में, ये मैंने प्लस जानबूझ के नहीं किया, ऑटोमेटिकली इक्वेशन से आया है। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप कर सकते हो, कैसे? अब सुनना, अगर मैं बोलता हूँ किसी ऑब्जेक्ट को मैं रेडियस की डबल हाइट पे ले गया, तो उस पॉइंट पर उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, चेंज कितना है, सॉरी, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो। रेदर देन आप उसको निकालने बैठोगे तो डायरेक्ट आप ये n वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर n इक्वल्स टू 3 हो गया, यानी कि हाइट जो है वो 3r है, तो बताना है कितनी एनर्जी का चेंज होगा, तो डायरेक्ट ये लगा देना gm स्मॉल m अपॉन r 3/4, तो ये इसका आंसर है। गॉट इट? समझ में आ गया? चलिए, इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और कोई भी अगर डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना कल की क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है। और जो टेस्ट है आपका कल इसी चैप्टर के ऊपर बेस्ड है, 15 क्वेश्चन इसके आएंगे, बाकी रिमेनिंग जो पीछे वाले टॉपिक्स है, ठीक है। और आई थिंक होपफुली कल से अपनी क्लास भी अलग अलग हो जाए, एनडीए और एक्स ग्रुप की, ठीक है। चलिए, इसी के साथ आज की क्लास को यहाँ एंड करते हैं। सभी अपना ध्यान रखना, तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।